नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय संविधान की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने भारतीय संविधान पिछले वीडियोज में मूल अधिकारों का चर्चा कर रहे थे हम, जिसमें मैंने आपको अनुच्छेद 18 तक बता दिया था। तो मैं 2 वीडियो बनाया इस पे, अभी इसको पहले आप देख लेंगे। तो ये हमने पूरी सीरीज शुरू की है, भारतीय संविधान की हमने पूरी सीरीज शुरू की, जिसमें मूल अधिकारों में आज हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार से। ठीक है, इसके पहले तक मैंने आपको बता दिया है, आप उनको देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में तो ये भी आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने पीछे देखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो भी ये समझ में तो आएगा ही। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक के लिए, जिसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने देखिए सारा लिखा था, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो उसके बाद फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सभी मैंने जब पीछे पढ़ा तब एक बार लिखा दिया। तो आज हम लोग इस वाले बेसिकली सबसे पहले इसी की चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये, प्रश्न के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न भी आता है, और साथ में एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें राइट टू फ्रीडम तो होना ही चाहिए। भाई हमने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, क्यों चलाया? इसीलिए चलाया ना कि हमें फ्रीडम रहे, बोलने की, बात करने की, आने जाने की, सबसे ज्यादा तो जीवन की स्वतंत्रता रहे। भाई हम आज हैं तो कल भी रहें, किसी मानव की वजह से हमको नुकसान ना हो, प्रकृति के कारण कुछ भी हो जाए वो अलग है, कोई हमें इस तरह परेशान ना कर सके। ठीक है, उसके बाद और भी कई चीजें हैं, ये सब मैं आपको एक एक करके इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 की। देखिए अनुच्छेद, इसमें आते हैं, देखिए इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 की, इस वाले। ठीक है, स्वतंत्रता के अंतर्गत 1, 2, 3 और 4। बहुत अच्छा है, काफी बड़ा है, थोड़ा मुझे बहुत एक्सप्लेन करके इसको बताना पड़ेगा। तो मैं एक एक बस पहले हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 19। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 19 जो है, ये देखिए बेसिकली अनुच्छेद 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना, इसके 5 मीन 6, देखिए इसके 6 पॉइंट है। एक, इसको ए से करते हैं, ए, ठीक है ना, एक से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, इस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई, यही पूछा जा सकता है, की जाती है। ठीक है, पहला है, इसको हम ए से करेंगे नोट, बताता हूं मैं क्यों। ठीक है, इसे डिनोट करेंगे ए से। ए का मतलब है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहले मैं सारा लिख देता हूं इसमें। ठीक है, बी, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार, ये है 19 बी है। ठीक है,
संविलियन का अधिकार। नंबर 2 हो गया। नंबर सी हो गया संगम या संघ बनाने का अधिकार। संगम या संघ बनाने का अधिकार। नंबर डी हो गया इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं ना, यहाँ से हटा देते हैं। डी हो गया संगम संगम तक हो गया हमारा, संगम संघ बनाने का। हम इसको हो गया भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण, आबाद संचरण, ठीक है। मतलब कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता तो लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें लिखा हुआ है तो इस हिसाब से डी ई पॉइंट हो गया भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध घूमने, व्यापार करने, बस जाने या निवास की स्वतंत्रता, या निवास की स्वतंत्रता, ठीक है। इफ हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। एक सेकेंड, ये यहाँ पे था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। जी, अब इसको मैं आपको बताऊंगा, ये बेसिकली 20 किलोमीटर रेट से कर रखा है कि अब ये अधिकार नहीं, अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर कोई भी वृत्ति मतलब व्यापार, वृत्ति व्यापार, ये कारोबार का अधिकार, ठीक है, कारोबार का अधिकार। देखिए ये 6 अधिकार दिए गए हैं, इसको मिला के 7 हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि एफ को एलिमिनेट किया गया, जी अभी है, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। तो संपत्ति का अधिकार जो है अब ये मूल अधिकार नहीं रहा। मैंने आपको एक वजह के संपत्ति के अधिकार और बताया था कि संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में भी था और यहाँ 2 जगह था ये, ठीक है ना। उन दोनों को उठा करके कहाँ रख दिया गया, 300A में, जो आपकी एक विधि का अधिकार था। पिछले वीडियो जो मैंने आपको बताई थी ये बातें। अब हम शुरू करेंगे एक एक से शुरू करेंगे। पहले 19A, ठीक है सर, आर्टिकल 19A यहाँ शुरू करते हैं, मतलब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। Right to freedom, freedom of speech and expression। मेरी इंग्लिश की राइटिंग तो ऐसी बन रही है, ठीक है। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
ठीक है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, मैं जो आपको इसमें जितने भी बताऊंगा आर्टिकल में अनुच्छेद, जैसा अब मैंने विचार एवं अभिव्यक्ति का मतलब हो गया कि हमको भारतीय संविधान अधिकार देता है, हम किसी भी विचार को दिमाग में ला सकते हैं, उसको बोल सकते हैं और उसकी अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, प्रथम दृष्टया, ठीक है। हमारा मन किसी से बात करने का है, हम बात करेंगे, किसी से बात नहीं करने का है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19 से हमें देता है, ठीक है ना। इसमें और है जैसा प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है, कि प्रेस में जो भी विचार लिखे जाएंगे, कुछ भी विचार लिखे जा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ विज्ञापन जो आते हैं, उसके विज्ञापन करने की स्वतंत्रता। एक तो सामान्य भाषा की भाई कुछ भी बोल चाल करने का अधिकार हो तो ठीक है, उसके अंतर्गत भी कई चीजें, विज्ञापन की स्वतंत्रता, ठीक है। फोन टाइपिंग की व्यवस्था, फोन टाइपिंग के विरुद्ध है ये, ठीक है ना, कि आप किसी के निजी पर उस तरह दखल नहीं दे सकते, किसी को फोन टाइप नहीं कर सकते। उसके साथ साथ ये सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, विधियों की जानकारी का अधिकार, जानकारी का अधिकार जो हमने आरटीआई एक्ट आया वो यहीं से आया, ठीक है। उसके बाद फिर प्रदर्शन विरोध वगैरह करने का है, इतना मेन इसमें इम्पोर्टेंट है। तो हम फिर देखिए, सबसे पहली बात है कि अनुच्छेद 19 में कहता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हर नागरिक देश का पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने अनुरूप विचार का पालन करने के लिए, अपने अनुरूप विचारधारा का पालन करने के लिए, कि हम किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, किसका विरोध करते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपनी बातें बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें यह भी है कि आप किसी से बात नहीं करने चाहते तो भी आपका अधिकार है। ये तो हो गया व्यक्तिगत मामले में लेकर, जैसे मान लीजिए सामाजिक मामले में प्रेस आता है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस में कुछ भी लिखा जा सकता है, छापा जा सकता है। विज्ञापन करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है। फोन, कि आपका फोन आपकी निजी बातों को कोई सुन नहीं सकता है, इसके विरुद्ध भी अधिकार है। सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार है, जैसा कि जो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में, वो यहीं से है कि हम सरकारी गतिविधियों में क्या कार्य हो रहा है उसको हम जानना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दी गई कि आप, लेकिन इसमें देखिए मैंने क्या बोला कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब के अंदर है एक युक्त निर्बंधन है, युक्त सभी आप सभी अपनी बातें, अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र है, के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इस स्वतंत्रता में युक्त निर्बंधन भी है, युक्त निर्बंधन भी है, जिसके अंतर्गत आप का अधिकार वहीं तक है जहां से दूसरे की सीमा, दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। पूछे कैसे? हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो चाहे हम किसी को गालियां देने लगे, किसी को अपमानित करने लगे, नहीं, हम बोलने के लिए स्वतंत्र है। उससे हमारे सामाजिक विद्वेष नहीं फैलना चाहिए, उससे हमारे लोग किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए,
इसके साथ साथ हमें ये ध्यान देना है कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उससे किसी का भी कोई तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में अगर कोई अनुच्छेद सबसे ज्यादा वायलेट हो रहा है देश में तो यही हो रहा है अनुच्छेद 19A। क्यों? क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी राजनीतिक दल देखिए एक के बाद एक कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई भी वादा करते रहते हैं, कोई भी किसी के ऊपर कीचड़ उछालता रहता है, कोई किसी को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। खासतौर से राजनीतिक दल में ऐसा होता है। इसके अलावा आप देखिए फेसबुक पे देख लीजिए, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप कहीं भी मीडिया पे जगह देख लीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता का कितना दुरुपयोग होता है कि एक दूसरे को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो अनुच्छेद 19A के तहत स्वीकार नहीं है। लेकिन अब ठीक है, उस पर इतनी कार्रवाई पुलिस इतनी अगर एक्शन लेने लग गई तो फिर तो अपराध होंगे ही नहीं, कुछ भी हो नहीं सकता। तो मैं आपको बस यही सिखाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आपको जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है उसका पालन आप बहुत सोच समझ के करें। उन्हीं शब्दों को बोले जिससे किसी को हर्ट ना करे, ठीक है ना। कहते ना कि बिना विचारे सो करे तो पाछे पछताए। तो मतलब विचार की जैसा कोई काम किया जाता है वैसे विचार कर हमें बोलने की भी जरूरत है। इसके साथ साथ हम सभी लोगों को ये समझना है कि अगर हमें कोई चीज बुरी लगती है, कि हमें कोई गालियां दे रहा है, बुरा लगता है, तो अगर हम भी किसी को बोले तो भाई देखिए सरकार कब तक, कोई पुलिस कब तक कार्रवाई करेगी। आप अगर आप लगातार इस तरह बोलते रहेंगे तो कोई कितना रोक पाएगा। देखिए राजनीतिक दल के लोग किस तरीके से बोलते हैं, लेकिन ये कम से कम यूपीएससी एस्पिरेंट को ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से बातचीत करनी कि हमारी बात से किसी को हर्ट ना करे। तो बस इसमें 19A जो कहता है वाक एवं वाक्य की स्वतंत्रता यही बताना चाहता है, आप सोच समझ कर बोले और उतना ही बोले जितना की जरूरत हो। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें किसी के प्रति कि किसी को परेशानी हो, नहीं तो फिर अगर उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सीधा जा सकता है उच्चतम न्यायालय में। कई सारे हमने केस भी देखे कई मामले चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग राजनीतिक दलों का, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा। मामले चल रहे हैं लेकिन होता उसमें कुछ नहीं है, पर मामले चल रहे होते हैं। किसी ने किसी को चोर कह दिया, किसी ने किसी को नीच कह दिया, तो मामले चलते रहते हैं लेकिन उसमें कुछ होता नहीं। तो हमको कम से कम एक भविष्य के आईएएस अफसर को किस तरीके से बात करनी है ये तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि आपको नए नए लोगों से मिलना जुलना है, बातचीत करनी है। तो एक बात करने का जो एक सलीका है वो हमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मिलता है कि आप नियंत्रित होकर के बात बोलेंगे और अपनी बातों को इस तरीके से रखेंगे कि किसी को हर्ट ना करे, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 19A। अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 19B। ये है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन। शांति पूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, ठीक है ना। To assemble peacefully and without harm। इसको ये पीसफुली भी लिख सकते हैं, पीसफुली भी लिख सकते हैं, CABLY, पीसफुली, ठीक है। पीसफुली और पीसफुली दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे देश में, अब मैं आपको बताऊं कि जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था तो एक रोलेट एक्ट आया था। क्या आया था? रोलेट एक्ट। इतिहास में मैंने इसको आपको रोलेट एक्ट, ठीक है। उसमें क्या था? बिना अपील बिना दलील और बिना वकील किसी को भी गिरफ्तारी हो जाती थी, ठीक है। तो
ऐसा कोई भी कानून सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं होता है। क्या होता है? सभ्य समाज में स्वीकार नहीं होता है। कि भारतीय संविधान ये कहता है कि कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो, उसे एक बार अपनी बात रखने का अवसर जरूर मिलना चाहिए उसकी गिरफ्तारी से पहले। और साथ में अगर हम किसी को पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो यहाँ पे क्या है? बिना दलील, ये सब बिल्कुल गलत है। हम ये जरूर उसको बताएं कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। बहुत सारे अलग केस हैं कि हम उसमें डिटेन करते हैं, बिना बता के भी डिटेन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में इस तरह से तो देखिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप कोई धरना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, तो आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा यहाँ पे। क्योंकि पहले रोलेट एक्ट में क्या था भाई? रोलेट एक्ट में ये तो था कि अगर हमने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी किया तो भी आप पर गोली चलवा दी जाती थी, चलवाई भी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था जनरल डायर ने, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। बेसिकली ये था कि रोलेट एक्ट जो आया था, इसके खिलाफ शांतिपूर्वक धरना हो रहा था अमृतसर में जलियांवाला बाग में, और वहां पे जनरल डायर ने गोली चलवा के हजारों भारतीयों की हत्या करा दी। तो ऐसा कोई भी प्रयास, मुझे जैसा लगता है कि जो इस अनुच्छेद को जब शामिल किया गया, क्योंकि मेरी खुद की सोच है, शायद इसी रोलेट एक्ट को सोच करके इसे शामिल किया गया। जहां तक मुझे लगता है, कुछ भी अब संविधान निर्माताओं के विषय मन में क्या चल रहा था, लेकिन रोलेट एक्ट को देख करके जब उन्होंने देखा कि अगर कोई शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करता है तो हम उसको पूरी आजादी देंगे। आप विचार रखे, देखिए क्या हुआ। हमने शाहीन बाग दिल्ली के पास देखा, 2 साल तक सीमाओं पर लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, उनके साथ कोई हिंसा नहीं की गई। हमने किसानों के आंदोलन में देखे, 2 ढाई 1 डेढ़ साल तक पूरा धरना प्रदर्शन, थोड़ी बहुत घटनाएं छोड़ दी जाए तो कोई सरकारी तरफ से कोई ऐसा नहीं एक्शन लिया गया कि लोगों पे हमला किया जाए, ठीक है। पूरा शांतिपूर्वक आप बिना हथियार के अपनी बातों को शांतिपूर्वक गांधी अहिंसात्मक तरीके से आप किसी भी तरह का सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है ना, या आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत, ऐसे 1(b) ही लिखते थे के अंतर्गत, ठीक है। आप पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता अगर आप शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी आंदोलन, कोई भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सम्मेलन आप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो 19(b) हो गया। ये तो यहाँ तक कोई, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आपने किसी को लगता है ना, ये मान लीजिए प्रशासन को ही लगता है कि कोई धरना प्रदर्शन देश की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहा है या शांति व्यवस्था को भंग कर रहा है, ये कह सकते हैं, खतरा पैदा कर रहा है, तो इसी के आधार पे एक, आप सुने होंगे, धारा 144 लागू कर दी जाती है। धारा 144 लागू कर जाती, जिसमें 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये एक तरीके से उसमें ऐड किया गया, जोड़ा गया है कि भाई एक तो आप बिल्कुल अधिकार है, आप 5 या 4 लोग हैं, मुझे शायद ये कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, 5 या 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मतलब फिर आपको इसलिए किया जाता है ये कि अगर आप मान लीजिए कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, हो सकता है कि उसमें भीड़ उग्र हो जाए, या हो सकता है भीड़ उग्र हो चुकी हो,
हम फिर से उसको ऐसा भी हो सकता है कि एक बार आपने उसमें तोड़फोड़ हिंसात्मक गतिविधि कर डाली तो हमें या प्रशासन को मजबूरी हो जाती है कि वहां धारा 144 लागू करे और शांति व्यवस्था को बनाए रखें। इसका प्रयोग हमने बार बार जम्मू कश्मीर के मामले में देखा ही है और कई जगह जहां दंगे फसाद होते रहे वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात को याद रखना, हमको पता होना चाहिए। बस इसमें यही है कि आप अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्वक सम्मेलन को कर सकते, कितने भी समय तक करते हैं, कोई समय भी नहीं कि आप 3 दिन कर सकते, 4 दिन आप करते रहिए। 4 साल देखा किसान आंदोलन चला, 1.5-2 साल। ऐसे ही जो सीए के खिलाफ आया वो भी 1.5-2 साल से ज्यादा ही चला। तो आप कर सकते हैं, बस किसी को उससे हानि नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था जो है, उस पर खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 19C, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन ठीक है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखिए, हमारे यहाँ अनेक राजनीतिक दल बने हुए हैं, ठीक है ना, राजनीतिक दल बने। इससे ये होता है कि अनुच्छेद 19 ये कहता है कि आप कोई भी संघ बना सकते हैं। आपको लगता है कि आप उस संघ का इस्तेमाल, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी संगठन या संघ आप बनाएंगे वो देश की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अखंडता को खतरा नहीं पैदा करना चाहिए, बस ये शांति व्यवस्था नहीं टूटनी चाहिए। या आप जो संगम या संघ बना रहे हैं उसे किसी की जाति धर्म भाव की भावना को ठेस नहीं लगनी चाहिए। बस आप पूरी तरीके से कोई भी संगठन बनाने के अधिकारी हैं। आप अपनी विचारधारा के अनुरूप एक कोई संगठन बनाना या कोई सम्मेलन बनाना या कोई ऑर्गेनाइजेशन आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। यहीं से राजनीतिक दल बनाने की अधिकार मिलता है। इसमें समितियां होगी, इसमें जो हमने देखी 2011 में 97वां संविधान संशोधन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ठीक, अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों का गठन किया गया। सहकारी समितियों का गठन किया गया, ठीक है। सहकारी समितियों का गठन किया जाना भी 1900 आर्टिकल 19C के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार बनाया गया, इसे मूल अधिकार बनाया गया। क्यों? क्योंकि समितियां बनाना या सहकारी समितियों का गठन करना ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई संगठन या सम्मेलन बनाना। कि समितियों के माध्यम से हम पूरे देश में लोगों को जोड़ करके रोजगार का साधन सृजित करना, किसानों के उत्पादों का सही मूल्य लाभ प्रदान कराना, इन सहकारी समितियों के माध्यम से। अगर नहीं, सहकारी समितियां पहले नहीं थी। सहकारी समितियों को 2011 में संविधान संशोधन अधिनियम 97 के द्वारा एक मूल अधिकार के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इसी के अंतर्गत आपको
संघ बनाने का अधिकार है, ठीक है, सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन एक पॉइंट आप याद रखिए कि पेपर में आ सकता है कि हड़ताल करने का अधिकार 19C के अंतर्गत मूल अधिकार है, ठीक, ऐसा आ सकता है। मूल अधिकार है नहीं, मूल अधिकार नहीं, हड़ताल करने का अधिकार को मूल अधिकार नहीं माना जाता। हड़ताल करने का मतलब देखिए, सम्मेलन संघ क्या होता है भाई, आपने एक संघ बनाया, कभी उसके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल का मतलब वो यहाँ से लिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी किसी को मामले को लेकर हड़ताल पे चले जाए, एक एक महीने 2-2 महीने तक काम ही सरकारी कर्मचारी। अब डॉक्टर लोग अगर अस्पताल से हड़ताल कर दें महीनों भर के लिए, तो क्या समझते हैं, हजारों लोगों की जान जा सकती है। तो इसीलिए हड़ताल करने के अधिकार को मूल अधिकार नहीं माना जाता, और हड़ताल करने को एक तरीके से आपका ये मूल अधिकार नहीं। अगर हमने आपको हड़ताल करने नहीं दिया तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय जाकर शिकायत नहीं कर सकती हैं, इसके लिए आप अधिकृत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हड़ताल करने का जो अधिकार है ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है, ये बात आप ध्यान रख लेंगे। हड़ताल कर दिया आपने, तालाबंदी कर दी एक तरीके से, ठीक है ना, इसका आपको अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है पेपर में आ जाए, इसीलिए मैंने इसको रेड से कर दिया है ना। अब देखिए सी हो गया। अब 19D कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण करने का अधिकार। टू मूव फ्रीली और टेरिटरी मतलब भारत में आप कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है, आने जाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, कहीं भी मतलब आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, राज्य में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया, प्रथम दृष्टया। अब हम थोड़ा सा इसकी निर्बंधन की बात कर लेते हैं। 19D का रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, युक्त निर्बंधन, युक्त निर्बंधन। देखिए ये बात सही है कि अनुच्छेद 19D कहता है कि आप पूरे भारत में कहीं भी आने जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है जब देश की एकता अखंडता की बात हो, एकता
अखंडता की बात हो, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा की बात हो, ठीक है, उसके साथ साथ जनजाति क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्र के लोगों के संरक्षण के अंतर्गत, संरक्षण के दृष्टिकोण से, ठीक है जी। और भी कोई कारण हो सकता है, मान लीजिए कैंट एरिया हो गया, ठीक है ना, सुरक्षा को लेकर के, देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा पहले लिख दिया। उसके साथ साथ किसी अन्य कारण से भी लगाया जा सकता है, किसी अन्य उचित कारण से लगाया जा सकता है, ठीक है, ये नहीं कि लगाया जा सकता है आपका रीजनल रीजन। जब हम बात करें, जैसे कि मान लेते हैं, आपको शायद पता होगा कि नॉर्थ स्टेट में, नॉर्थ उत्तरी पूर्वी भारत में कई राज्यों में इनर लाइन परमिट है, आज भी है इनर लाइन परमिट, राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में है, जिसको तो हम इतना डीपली नहीं जाना है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इन क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं जहां पे रिस्ट्रिक्शन किया गया इनर लाइन परमिट के अंतर्गत, तो आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप भारत में ही हैं, आपके पास 19D अधिकार भी है, उसके बावजूद भी आप इन क्षेत्रों में बिना परमिशन की यात्रा नहीं कर सकते। हमें अब राज्य के और क्षेत्र जानने की जरूरत नहीं है। एक ये हो गया। फिर आप देखिए, जो सेना का जो कैंट एरिया होता है, आप हर जिले में, लगभग ज्यादातर जिलों में होता है कैंट एरिया में, ठीक है, कैंट एरिया में आपको वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता आम आदमी को, वहां लिखा रहता है आम रास्ता नहीं है। क्यों किया गया ऐसा? ऐसा इसलिए किया गया कि सेना का अपना एक संगठन है, एक तरीके से सेना में बाहर के किसी व्यक्ति का प्रवेश नुकसानदायक साबित हो सकता है देश की स्वतंत्रता के मामले में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, हमने क्या किया, ये तो दूसरा हो गया। जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, जिन्हें हम लोग वेश्या बोलते हैं, वेश्याओं के गमन पर प्रतिबंध होता है, ठीक है ना, वेश्याओं के फ्रीली मूवमेंट पर प्रतिबंध होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, ये सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है कि अगर इस तरह के लोग समाज में अगर घूमेंगे तो नैतिकता, लोगों का एक तरीके से नैतिकता का पतन होगा, ठीक है ना। और ये, बल्कि ये नैतिक पतन के लोग हैं, तो इनका फ्रीली मूवमेंट अच्छी बात नहीं है। तो इन आधारों पे हम रिस्ट्रिक्शन को लगा सकते हैं। यह दिखा, आपने कोरोना में देखा होगा कि पूरा देश में लॉकडाउन कर दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था। क्यों किया गया? सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर। तो इससे ये कह सकते हैं कि हमारे पास 19D है, जिसके अंतर्गत हम पूरे देश में आपात संचरण कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि इसमें युक्त निर्बंधन लगाया जाए और स्वास्थ्य, सुरक्षा, अखंडता और साथ में अन्य कई कारणों से हम इस पे रोक भी लगा सकते हैं। देखिए, हम लॉकडाउन को लगभग 1-1.5-2 साल तक हमने लगाए रखा, ठीक है। या और बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे आम लोगों का जाना मना होता है, देश की सुरक्षा के हिसाब से, और भी कोई कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये स्प्लिट, ये हो गया 19D। अब हम बात करते हैं 19E, आर्टिकल 19। 19E मतलब कि
भारत के राज्य के क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बस जाने या निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। टू reside and settle, इंग्लिश भी जानते रहिए, in any part of the territory of India, in any part of the territory of India, देखिए रिजाइड मतलब होता है निवास करना और साथ में बस जाना। एक तरीके से आपने यहाँ पे जाकर के कहीं भी आप पूरे भारत में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप अपना घर बनवा सकते हैं, आप कहीं कुछ अस्थायी या स्थायी रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में आप स्थायी या अस्थायी रूप से बस सकते हैं, अस्थायी रूप से बच सकते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे दिल्ली के लोग यूपी में रहते हैं, यूपी के लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के लोग मुंबई में रहते हैं, सब एक दूसरे से जगह पे रहते हैं। ठीक है, अब हम ये बात करें कि क्या इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? देखिए हमने देखा था जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, तो जम्मू कश्मीर का यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में शेष भारत के लोग जम्मू कश्मीर में शेष भारत के लोग जमीन नहीं खरीद सकते, मतलब निवास नहीं कर सकते थे, कि लोग स्थायी निवास नहीं कर सकते थे वहां पर। ठीक है ना, कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम अनुच्छेद 19D का उल्लंघन एकदम सामने होते देख रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे ना आर्टिकल 1535A और साथ में आर्टिकल 370 इसके कारण, और जब 5 अगस्त 2019 को सरकार ने इसको खत्म किया, तो ये अधिकार फिर से हो गया कि कोई भी भारत का शेष भारत का व्यक्ति वहां जाकर के रह सकता है, निवास कर सकता है, जमीन खरीद सकता है, और साथ में शेष भारत की तरीके से वहां पर भी अब रह सकती है। उसके अलावा देश में कई एरिया ऐसे हैं जिसमें जैसा सेना का एरिया हो गया, ठीक है ना, उसके साथ साथ ये प्रशासनिक एरिया हो गए, जहाँ पर आम लोगों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में या देश की अखंडता को लेकर के आपको रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। देखिए, जो अनुच्छेद 19 के ज्यादातर प्रावधानों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आपकी सीमा वहीं तक है, होता है ना, आपकी सीमा वहीं तक है जहां दूसरे की सीमा शुरू हो जाती है, ये नहीं कि आप दूसरे की सीमा में, तो इसीलिए युक्त युक्त निबंधन लगा करके, बिना युक्त युक्त निबंधन लगाए अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की जगह स्वच्छंदता हो जाएगा। फिर अगर हमने युक्त युक्त निर्बंधन नहीं लगाया, युक्त युक्त निर्बंधन नहीं लगाया, तो ये स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, फिर ये स्वच्छंदता में बदल जाएगी, स्वच्छंदता में बदल जाएगी। स्वच्छंद का मतलब अनियंत्रित हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19 में जो युक्त युक्त निबंधन लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत तार्किक है और साथ में व्यवस्था को संचार रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले अनुच्छेद 19F के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 19F, देखिए अनुच्छेद 19F
F क्या था? संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार होते राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए, जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले देश में क्या थी? जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो उससे क्या हुआ, कुछ लोगों के पास संपत्ति बहुत ज्यादा होगी, जमीन बहुत ज्यादा होगी, और शेष लोगों के पास भूमि या संपत्ति बिल्कुल ना के बराबर था। लेकिन इस अधिकार को लेकर के ना काफी कुछ बहुत ज्यादा विवाद हुआ, बहुत ज्यादा मामला फिर चलता रहा। तो संपत्ति के अधिकार की वजह से एक तरीके से हम संपत्ति को, देखो, एक तो आदमी ये कह सकता है भाई मेरी संपत्ति है, उससे आपको क्या, मुझे मूल अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन 42वां संविधान, सॉरी 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। में रखकर एक विधिक अधिकार हो गया, विधिक अधिकार बना दिया। देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा स्टोरी से बताता हूँ। देखिए, जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोगों की जमीनें, उनका मतलब ये था कि कुछ लोग जमीनें कुछ लोगों के पास ना रहे, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने लिया थे हकबंदी और चकबंदी। एक तरीके से हमने हकबंदी कर दी, हदबंदी बोलते इसको, ठीक है ना। हदबंदी, तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे जमींदार जो है वो उच्चतम न्यायालय जाने लगे, भाई हमारे जो है मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ये हो रहा है, मूल अधिकार में जो है वो संपत्ति के अधिकार की बात की गई है, हमारे मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 लेकर आए, जिसके अंतर्गत क्या था, 9th शेड्यूल संविधान में जोड़ी गई। इस 9th शेड्यूल का मतलब क्या था कि अगर कोई कानून जो सरकार बनाए या कार्यपालिका बनाए और उसको उठा करके इसमें डाल दे, तो फिर ये जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब ये फिर एक तरह से इसमें जो उच्चतम न्यायालय का अधिकार है वो निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि काफी मामला ये चलता रहा, बहुत दिनों तक मामला चलता रहा। तो बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी 1978 के आसपास, प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इसको उठा करके किसमें कर दिया, बहुत विवाद रहा, बहुत सारे केस जाते रहे उच्चतम न्यायालय, सरकार वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस जमींदारों के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इंदिरा गांधी जी थी, जब उन्होंने प्रीवी पर्स खत्म किया था, प्रीवी पर्स जो राजे महाराजे पहले से थे तो उनको पेंशन दिया जाता था, उसको उन्होंने खत्म किया था। इस मामले को लेकर भी काफी मामले गए कोर्ट में। ठीक है, तो फिर बाद में ये संपत्ति सब अधिकार के अंतर्गत ही आते, तो उसको हटा करके उन्होंने क्या किया, विधिक अधिकार बना दिया है। विधिक अधिकार हो गया अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। तो याद रखना कि बार यही पूछ लिया जाता 301 इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अब ये यहाँ पे निरस्त है, अब ये यहाँ पे निरस्त है, लेकिन इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दी ये क्या था, कहाँ चला गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19F जी की, सॉरी जी की, अनुच्छेद 19 जी के संबंध में। देखिए, ये है कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, कारोबार करने का
राइट टू कैरी एनी प्रोफेशन, ठीक, प्रैक्टिस और ऑक्यूपेशन, प्रैक्टिस और ऑक्यूपेशन, OCCUPATI, ठीक है ना। मतलब हम पूरे देश में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी रोजगार कर सकता है, और साथ में उसको किसी भी स्थिति में किसी रोजगार करने से रोका नहीं जाएगा। कोई भी आप योग्यता कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, पर आपको रोका नहीं जाएगा। पर इसमें भी युक्त युक्त निर्बंधन, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, युक्त युक्त निर्बंधन है। देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको अनैतिक कृत्य करने की, अनैतिक व्यापार करने की इजाजत नहीं है, व्यापार करने की इजाजत नहीं है। कैसे इजाजत नहीं है कि आप हथियारों की तस्करी करने लगे, हथियारों का ही व्यापार करने लगे, हथियारों का व्यापार करने लगे, ठीक है, व्यापार करने लगे। आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, खतरा पैदा करें, ठीक है। उसके साथ साथ कि आप ऐसा रोजगार करें जो कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, बस ये दूसरे को नुकसान पहुंचाए, तो इस पर आपको पूरी तरह से प्रतिबंध, प्रोविजन है, आप ऐसा कोई भी रोजगार नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। बाकी आप कोई भी रोजगार, कोई भी पेशा, कोई भी प्रोफेशन अपनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है, कई बार चर्चा, मैंने एक बार शायद पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि जैसा हरियाणा सरकार है, उसने क्या किया था कि अपने लोगों के लिए रोजगार के लिए कुछ रिजर्व कर दिया था सीटें। उससे क्या हुआ, ये अनुच्छेद 19G का उल्लंघन होने लगा। तो बाद में मामला उच्चतम न्यायालय गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर न्यायालय, भाई अगर राज्य का हित है इसमें कि अगर हम थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं तो एक सीमा तक रिस्ट्रिक्शन लगा लेने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसका ये नहीं कि आप पूरा ही रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो कभी कभी की चीज़ों में एक ना, जैसे गाड़ी है, अब हमने कई बार गाड़ी को बैक भी थोड़ा सा करना पड़ता है, तो एकदम स्टिक नहीं है कि इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, समय समय पर हम थोड़ा बहुत चेंज भी करते रहते हैं। कि मतलब अगर मान लीजिए उसे तो रोजगार वो कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई भी कहीं भी रोजगार कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर किसी को लगता है किसी भी वजह से थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे हो जाता है ना, मतलब कोई अपने राज्य के को नागरिकता को वरीयता देना चाहता है, 10-5% बढ़ाना चाहता है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय ने भी एक बार कहा था। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा आप कर ले जाएंगे, जैसे 75 कर दिया था वहाँ की जो प्राइवेट कंपनियां हैं स्थानीय के लिए, इसको रोका गया इसे, ठीक है, रोका गया। तो कई चीजें हैं, तो मैंने ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दिया। तो आज इस वीडियो से हमारा लगभग 1 घंटे मुझे समझाने में लग गया अनुच्छेद 19 को ही। तो मुझे लगता है इस वीडियो कहीं पे रोकना चाहिए, 19 के बाद 20 से हम लोग दूसरे वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। नहीं तो लगभग 1 घंटा हो गया है और फिर बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर कोई देखता भी नहीं है।